हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन रुपी की वैल्यू जो कि लगातार डॉलर के कंपैरिजन में गिरती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं और एक्सचेंज रेट होता क्या है और इंडियन रुपए की फॉल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई क्या-क्या स्टेप्स ले रहे हैं और क्या-क्या और स्टेप्स ले सकते हैं और इस करंट करेंसी फ्लक्चुएशन वैल्यूएशन की फ्लक्चुएशन के बीच में किसको एडवांटेज और किसको डिसएडवांटेज मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में सारी कंट्रीज एक ही टाइप की एक ही चीज़ में ट्रेड नहीं करते। जैसे कि इंडिया में इंडियन रुपीस चलता है पर यूएस में यूएस डॉलर चलता है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो हमें एक एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा, जिससे कि कोई इंडिया में बैठा हुआ इंडियन इंडियन ट्रेडर यूएस के बैठे हुए ट्रेडर से ट्रेड कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर एक लैपटॉप इंडियन ट्रेडर बनाता है और अगर उसको यह सामान किसी यूएस में बैठे ट्रेडर को बेचना है और इसकी पेमेंट जो यूएस का मर्चेंट है वो उसे यूएस डॉलर में करेगा, पर इसे अपनी वैल्यू चाहिए या फिर अपने अपने लैपटॉप के बदले का जो दाम चाहिए वो उसे इंडियन रुपी में चाहिए। तो ऐसा एक एक्सचेंज रेट के थ्रू होता है, जिसमें जो यूएस मर्चेंट है वो एक बैंक में जाएगा और अपने यूएस डॉलर को देगा और इस यूएस डॉलर के बदले जो बैंक है वो इंडियन ट्रेडर को आईएनआर देगी। और इसी बेसिस पर जो डिमांड और सप्लाई, यानी कि रुपी का जितना डिमांड होगा या फिर आरबीआई कितना रुपी छाप रही होगी, इसके बेसिस पर किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती या घटती रहती है। जैसे कि करंटली 90 रुपीज़ चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर यूएस मर्चेंट को अगर एक यूएस डॉलर बैंक में जमा कर रहा है, उसके बदले इंडियन इंडियन मर्चेंट को 90 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस बेसिस पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इस इंटर एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जिसमें एक सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें आरबीआई या फिर गवर्नमेंट पहले से ही अपनी करेंसी की लोकल करेंसी की वैल्यू को पहले से ही डिसाइड कर देती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर दे कि हम हमारे एक रुपए की वैल्यू $50 के बराबर होगी, तो हर सिचुएशन में, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे रिसेशन आए, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या घटे, करेंसी एक्सचेंज का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। वहीं दूसरी ओर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक डायनेमिक एक्सचेंज रेट होता है, जिसमें करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर करेंसी की वैल्यू ऊपर या नीचे जाती रहती है। जैसे कि अगर रुपए की डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ेगी, यानी कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, और तो लोगों को इंडियन रुपीस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जिससे इंडियन रुपए की डिमांड बढ़ेगी और इससे करेंसी इंडियन रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब बात आती है कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो हो जाता है। तो इंडिया में एक मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर टाइम जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मार्केट कंट्रोल होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। पर जब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो कि आरबीआई है, वो यहाँ पर बीच में आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें वो फॉरेन करेंसीज को सेल या फिर खरीद करके इंडियन करेंसी की वैल्यू के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है, जिससे ट्रेड और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को मेंटेन किया जा सके। इसी के बीच में हमें दो टर्म्स और बीच बीच में सुनने को मिलते हैं, NEER, जिसे कहा जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, या फिर और REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है, एक्सचेंज रेट जो कि किसी वेटेड बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट में इंडियन रुपी को वैल्यू करता है। जैसे कि इंडिया जापान, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, तो हम उनके साथ होने वाले ट्रेड के बेसिस पे उनकी करेंसीज के एक बास्केट के अगेंस्ट में इंडियन रुपए की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इसी में हमें पता चलता है कि अगर मानिए कि NER की वैल्यू 101 हो जाए,
तो इसका मतलब है कि इंडियन रुपी की वैल्यू एप्रिशिएटेड है, यानी कि इंडियन रुपी की डिमांड ज़्यादा है, और इससे इसका मतलब है कि इंडियन रुपी की का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि इंडियन रुपी की इंडियन रुपी की वैल्यू लगातार गिर रही है। पर और आरईआर एनईईआर के जैसा ही होता है, बस इसमें इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है, जो कि रिलेटिव इन्फ्लेशन है। जैसे कि भारत में इन्फ्लेशन दर कम है, वहीं दूसरी ओर जापान या फिर यूएस में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी कंपेयर करके इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, और इसे ही रियल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग कंपैरिजन करने के लिए आरईआर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ती या घटती रह रही है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है करेंसी। जो डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, या इसका मतलब है कि करेंसी की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, तो इस ये भी एक फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर रहता है जैसे कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आइटम अपनी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे जिससे इंडियन रुपीस की डिमांड ज़्यादा रहेगी, इससे करेंसी की डिमांड जब बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यूएशन भी ज़्यादा बढ़ेगी। यही सेम चीज़ फॉरेन करेंसी डिमांड, अगर इंडिया में एफडीआईज बढ़ेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे भी करेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। चौथा फैक्टर आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट है और स्टेबल पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोगों का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बढ़ता है, और इसके कारण भी रुपी स्टेबलाइज और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस होता है। तो जो अभी हमारा लगातार हमारी करेंसी की वैल्यूएशन डिक्रीज हो रही है, तो इसके बेसिस में गवर्नमेंट कई सारे एग्रीमेंट्स और स्टेप्स ले रही है जिसके कारण हम अपने करेंसी को स्टेबलाइज कर सकें। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि गवर्नमेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर रही है, जैसे कि हमारा रशिया के साथ है, यूएई के साथ है, जिससे हम किसी तीसरी करेंसी पर ना डिपेंड करते हुए आपस में लोकल करेंसी में ही इंटरनेशनल ट्रेड को डील कर सकें, जिससे रुपी की जो वनरेबिलिटी बड़े अ, बड़े करेंसीज जैसे कि डॉलर, यूरो के कंपैरिजन में घट सके। दूसरा स्टेप है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट बन सके, और इसके लिए गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा कि हमने रिसेंटली यूके के साथ साइन किया, यूएई के साथ साइन किया, ओमान के साथ साइन किया, न्यूजीलैंड के साथ साइन किया, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जिससे इंडियन रुपी की डिमांड भी बढ़ेगी, और इससे हमारे रुपी को भी स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इसके साथ साथ इंडियन टेक्नोलॉजीज, यानी जैसे कि यूपीआई, रुपे कार्ड्स, इसे भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिससे कि इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कई सारी कंट्रीज का स्टेक बढ़े, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपी को भी स्टेबिलिटी मिले। इसके लिए हमने फ्रांस, भूटान, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में यूपीआई का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, जिससे इंडियन रुपी को स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में मिलेगी। तो जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इंडिया और यूएई के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, और कई सारी कंट्रीज ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। तो हम इंडियन रुपी को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है, और इसी स्टेप्स को लॉन्ग टर्म में हमें इन स्टेप्स का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि इंडियन आरबीआई को भी सामने आ सकती है, जिससे कि वो अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके इंडियन रुपी की वैल्यूएशन को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हैं। ऐसे स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं, पर अभी देखा जा रहा है कि आरबीआई ऐसा नहीं कर रहा है, जिससे कि इंडियन वैल्यूएशन लगातार करेंसी की घटती जाए थोड़ी, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को थोड़ा प्रमोशन मिले। क्योंकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में बिकते हैं, उनकी
उनकी जो प्राइस होती है वो कम रहती है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ता है, जिससे हमारा ओवरऑल इंटरनेट एक्सपोर्ट्स कंट्री के बढ़ेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि इंडिया कई जगहों पर अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, और जिससे और ऐसा करने के लिए इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो इस कारण से भी आरबीआई बीच में नहीं आ रहा है और इंडियन करेंसी को लगातार नीचे दे रहा है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पर इसी बीच में जो नुकसान होता है वो इम्पोर्टर्स को होता है, जिसके कारण से जो बाहर से इम्पोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा महँगी हो जाती है हमारे लिए। तो हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें आगे अपनी पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रख कर के आगे की पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। So thank you for watching this, and please subscribe, like and share.